हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे। और बहुत सारे विद्यार्थी ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि सर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। सो इसी क्रम में आप इससे संबंधित सेट वगैरह ये सब चलवाइए। तो इन्हीं का वॉल्यूम 2 जो अभी हाल ही में मार्केट में आया है, बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। ये सिलेबस के अनुसार सारा सेट तैयार किया गया है। तो इसी को हमने कल से 1 या 2 सेट प्रतिदिन करवाएंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2 प्लेटफॉर्म का बुक का है वॉल्यूम 2। ये पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है और इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे और जो पॉइंट नहीं आएगा वो अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे और इसे बार बार रिवीजन करते रहिए। और इसमें जिसका भी 60+ आ रहा है उसका तैयारी बहुत ही अच्छा माना जाएगा, वह इस बार पूरी तरह से सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो एनोड नहीं है। एनोड बैटरी का 2 साइड होता है, एनोड प्लस चार्ज होता है, कैथोड माइनस होगा। एक्सरे का खोज रोटजर ने किया था। इंफ्रारेड रे तो हर्शेल, और सूक्ष्म तरंग तो हर्ज। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक सकती है? तो किसके कारण रुक सकती है? तो घर्षण के कारण रुक सकती है। घर्षण के कारण रुक सकता है। गति के 3 नियम हैं। प्रथम गति से क्या निकलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम। गति के दूसरे नियम से फार्मूला निकलता है F बराबर में। और गति के तीसरे नियम से एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरे में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो कौन सा बताता है? ओम्स का नियम। ये पूरी तरह से ओम्स की फार्मूला ही दे दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह फार्मूला है, ओम्स का फार्मूला दिया गया है। अब आइए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं प्रभावित करता है? तो द्रव्यमान नहीं प्रभावित करता है, क्योंकि ये सब गहराई, पृथ्वी का आकार, ऊंचाई ये सब प्रभावित कर सकता है, द्रव्यमान नहीं कर सकता है। जैसे एक फार्मूला है जी, स्मॉल जी का मान क्या बराबर क्या होता है? G/r²। तो ये है क्या है? स्मॉल जी। ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, मास है और रेडियस है। तो इसीलिए ये सब जो है ना द्रव्यमान प्रभावित नहीं करेगा। अब आइए अगला प्रश्न। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसके पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, कौन को इसमें वर्ब कौन सा है उसको चुनना है। तो आई वॉज डांसिंग व्हेन शी अराइव्ड, दूसरा होगा विल अराइव्ड, तीसरा होगा अराइव्ड और चौथा होगा हैड अराइव्ड। तो इसका ऑप्शन फिर से सुनिए। अराइव हैज, विल अराइव, अराइव्ड, हैड अराइव्ड, कौन सा इसमें से वर्ब है उसको चुनना है। तो इसका होगा अराइव्ड। अगला प्रश्न देखिए। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो इस ये है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो आर यू एंग्री विथ मी, यही होगा। तो अगला प्रश्न है, अश्व प्लस स्टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्वा बनेगा, अश्वी बनेगा, अश्वम बनेगा, असुर बनेगा। तो कौन सा बनेगा? तो अश्वा बनेगा।
फिर अगला प्रश्न, अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो छिप। भव किस लकार के रूप है? तो भव है लट लकार। भवती भवता होता है, तीता अंति सीता तो लट लकार वर्तमान काल का है। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है? तो 11 का ये होगा मौलिक एसिड। अगला देखिए, बेकेलाइट के निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक का हमेशा कैटलिस्ट का क्या काम होता है? अभिक्रिया को या तो बढ़ा देना नहीं तो घटा देना। तो इसमें क्या होगा? अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा प्रदान करना। ये कैटलिस्ट का काम यही होता है अभिप्रेरक का। गैस एक एक्टिनाइड नहीं है। तो टर्बियम इसका आंसर होगा। तो एक्टिनाइड समूह कितना से कितना होता है? तो एक्टिनाइड 89 से 103 के बीच जितने भी तत्व है सबको एक्टिनाइड कहते हैं। और फिर लेंथेनाइड तो 57 से 71 के बीच, 57 से 71 के बीच जितने भी तत्व है सभी को लेंथेनाइड कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी में हमेशा ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा शोषी, शोषण मतलब शोषी करना, तो ऊष्मा को लेगा, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को निकालेगा। तो ऊष्माक्षेपी तो निकालेगा, ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को लेगा। निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? तो किसका है? BF3 का। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो क्रिप्टन। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये है S ब्लॉक से। निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एक्वानील। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सा है? तो इंटरफेरॉन। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार आने किस रोग का लक्षण है? तो बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया। मलेरिया में जो है ना कपकपी और तेज बुखार आएगा, ठंडा भी लगेगा। फिर ये जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा अगर संघ है पूरे पृथ्वी पे तो आर्थ्रोपोडा का है। फिर उसके बाद है मोलस्का। मोलस्का में कौन कौन आता है? तो घोंघा आएगा, सीपी आएगा, फिर केचुआ आएगा। मतलब जिसका शरीर ढका होता है कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का जो बना होता है, वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है मोलस्का। इसे मोलस्का संघ में रखे जाते हैं।
अब आइए XO क्रोमोसोम असमानता है, किसका XO? तो टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है, न ही DNA न ही RNA। अब अगला प्रश्न है, कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट। जैसे पाव रोटी हुआ, फिर उसके बाद जितने भी मुलायम पदार्थ हुआ सब डबल रोटी, पाव रोटी, ये सब में क्या मिलाया जाता है? ईस्ट। अगला प्रश्न है ये, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन से वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, तो BCG का टीका लगाया जाता है। जनन नियंत्रण गोली के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के वित्पनों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी समुद्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एकाइनोडर्मेटा। ये सारे पानी में ही पाया जाता है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा मुख्यतः समुद्र में, बड़े बड़े ये समुद्र जितने भी है उस सब में एकाइनोडर्मेटा पाया जाता है। विटामिन जो एस्टेरॉयड है, कौन सा विटामिन है जो एस्टेरॉयड है? तो विटामिन डी। विटामिन डी को एस्टेरॉयड या फिर हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत जो पुराने समय से आते आ रहे हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? तो पवन चक्की नहीं है। पवन चक्की नवीनतम स्रोत है, लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत है। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पिता कहा जाता है? तो करोली इरेकी को कहा जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको बाद में किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब किस डेट को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ऊर्ध्वाधर नहीं है। अगर बात किया जाए मंदिर स्थापत्य कला की तो मुख्य 3 शैली है, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और नागर शैली उत्तर भारत में। बेसर शैली दोनों का मिश्रण को बेसर शैली बोलते हैं। आ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये बराक ओबामा का प्रसिद्ध पुस्तक है आ प्रॉमिस्ड लैंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार SI प्री में भी पूछा जा चुका है। और इसका एक अन्य पुस्तक भी है, द ओडेसिटी ऑफ होप। अब आइए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत देना होता था? तो 50%। अलाउद्दीन ने जितने भी सारे कर थे सभी को हटा के मुख्यतः 4 प्रकार के कर को इन्होंने लागू किया। तो खराज, खुम्स, जजिया, ज़कात, यही 4 प्रकार के जो मुख्य कर थे। और भी थे चराई कर, बटाई कर, ये सब। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरुआत किया था? तो क्रिप्स मिशन शुरुआत किया था। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो शुरुआत हुआ, तो इसके दौरान 1942 में क्या किया था? क्रिप्स मिशन को शुरुआत किया था।
तो ये आया कब भारत में? तो 23 मार्च 1942 को आया। तो क्रिप्स मिशन भारत आया और गांधी जी ने ही इसे पोस्ट डेटेड चेक भी बताया। ये सब बता के क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को पूर्ण सहयोग के लिए। कि इन्होंने ये कहा था कि भारत को सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करेंगे या फिर अलग स्वाधीनता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो पाइका मुख्यतः उड़ीसा का लोक नृत्य है। अब आइए, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो 329। तो निर्वाचन आयोग का चर्चा भाग 15 324 से 329 में किया गया है। तो 324 में क्या है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। 325 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किसी भी भारतीय को नहीं करेगा मतदान देने से। फिर 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर ही मतदान कर सकता है वैसा व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वही मत दे सकता है 326 में। फिर आगे देखिए, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित यानी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन। 60 दिन का दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना और रखरखाव का अधिकार दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? तो 25 से 28। 25 से अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। 26 में धार्मिक संबंधित संस्थान को खोल सकता है। एक मंत्री के अलावा सांसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो निजी विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रघुनाथ मिश्रा। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1993 में। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 3 से 70 वर्ष का होता है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? अवकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र होता है सबसे पहले जहां अनुभव होता है, भूकंप का जहां अनुभव होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूकंप सबसे पहले जो प्रभाव डालता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे अवकेंद्र कहते हैं। ध्यान रखेंगे। भारतीय वन सेवा को तीसरी
अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष द्वारा स्थापित किया गया? तो 1966 में। ध्यान रखेंगे कि भारतीय सेवा अखिल भारतीय लेवल पे 3 मुख्य सेवा होता है, IAS, IPS और IFS। ये भारतीय वन से फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट। तो 1966 में इसे प्रदान किया गया था। अब अगला बात की तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है, मूल संविधान में 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया। और 11वां मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। और जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी भी कानून संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतया डैश के रूप में जाना जाता था। क्या चीज़ के रूप में जाना जाता था? इक्विटीज डार्लिंग। ये इक्विटीज डार्लिंग का मतलब क्या होता है? भूमि का वास्तविक जो स्वामी होते थे उसी को क्या बोलते हैं? इक्विटीज डार्लिंग। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 1950 में किया गया। अगर आपको याद होगा कि प्रथम भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित। तो इसी से पहले क्या लाया था? तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में लाया और 1951 के तहत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और 20 में क्या है? कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में या विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे के सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो ये भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018 में संशोधन किया गया था। तो भगोड़ा कितने रुपया लेके अगर भाग गया तो उसे भगोड़ा घोषित करेगा भारत सरकार। 100 करोड़ से अधिक अगर पैसे लेकर भागते हैं तो उसे भगोड़ा घोषित कर सकते हैं। जैसे अभी नीरव मोदी ये सब जो थे ना, भगोड़ा इसी से घोषित किया गया। विजय माल्या, अब अगला मैथ है, ये सब इसको आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बम्बई में उमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय का कब हुआ? तो दिसंबर 1885। इसका स्थापना यो हुम द्वारा किया गया था। इसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे पहले अधिवेशन में। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा हुआ मद्रास में। चौथा हुआ इलाहाबाद में। अब इसी क्रम में देखिए आगे, किस वर्ष में संसद की एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मिनी द्वीप के द्वीपों के समेकित करते हुए
लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। किस वर्ष में संसद की एक अधिनियम द्वारा लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया? तो 1973। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 और राज्य 28। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो महाधिवक्ता राज्य में महाधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी होता है। केंद्र में ये राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी है और ये केंद्र सरकार के कानूनी अधिकारी है। अगला पॉइंट देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो लाल लेटराइट मिट्टी। ये लाल लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और काजू के लिए मुख्यतः इम्पोर्टेंट माना जाता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ये संस्थापक थे पाल वंश के। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हाल ही में किया गया है गुजरात में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? तो रैयतवाड़ी की शुरुआत की कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो ने किया था। ये कब किया था? तो 1820 में महाराष्ट्र में। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम दिए थे सारनाथ में, अंतिम दिए थे वैशाली में। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ। अब ये अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर के डल झील में है। डल झील श्रीनगर के डल झील में के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा नहीं मारिएगा। नीलगिरी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। तो अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो जितना नदी है सब सारा अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में मुख्यतः 5 नदियाँ गिरती है।
कृषि उत्पादन के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश के बजट में घोषणा किया था। 2020 के बजट में उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना का घोषणा 2020 में किया था बजट में। पंडित सारंग देव कीर्ति संगीत रत्नावली भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता का तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कण द्रव्य सांद्रण में डैश की कमी प्राप्त करने की अपेक्षित है। तो कितने 20 से 30%। टार्न झील संबंधित है किससे? तो सार्क से। निम्न में से महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक से आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था किसको? निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? निम्न में से किसे महात्मा गांधी जी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। कब आया था भारत? तो 23 मार्च 1942। अगला प्रश्न देखिए, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे। तो 1857 क्रांति की शुरुआत कब से माना जाता है? तो 10 मई 1857। 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1875 ईस्वी में किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया था? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेद। शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। अब आइए, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। बिरजू महाराज, अच्छन महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? तो रोग विज्ञान से। 2011 के किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? राज्य यानी देश? तो दक्षिणी सूडान। यानी कि अभी यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में कुल 193 सदस्य हैं। तो 193 सदस्य दक्षिणी सूडान है, जिसकी मान्यता 2011 में दिया गया था। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो LVM-3M4 से। चंद्रयान 3 M4 से। तो LVM-3M4 से प्रक्षेपित किया गया था। और ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून।
अगला प्रश्न, जून 2023 तक जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? सलमान रश्दी को। वर्ष 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन देश करेगा? तो अपना देश भारत। 23 में कौन किया था? 23 में जापान हुआ था, जापान के हिरोशिमा में 23 में हुआ था। 24 में भारत करेगा क्वाड का। क्वाड में मुख्यतः कितने देश हैं? 4। कौन कौन? तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किसके? अमृत भारत रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो कितने को किया गया? 13 रेलवे स्टेशन को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। लुक फॉर मीन्स क्या होगा? नाम से ही लुक फॉर मीन्स मतलब ढूंढे, तो सर्च करें, सर्च। चूज द एडजेक्टिव, तो इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है उसे चुनिए। तो क्वाडली, एविडेंटली यह है एडवर्ब है। स्टॉप क्या है? वर्ब है। एडमिट वर्ब है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग किसका है उसका मिलान करना है, चुनना है। तो एंगेज। फिर उसके बाद है चूज द करेक्ट वॉइस, ये वॉइस नरेशन का प्रश्न है। इसमें करेक्ट माई पेन वाज स्टोलन, तो इसका वॉइस अगर सही से ढूंढा जाए तो क्या होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सम वंस स्टोलन माई पेन। संवेग इन मोमेंटम का सबसे निकट संबंध क्या होता है? संवेग बराबर आवेग, एक दूसरे का बराबर होता है। संवेग आवेग के बराबर होगा। यांत्रिक तरंग गमन कर सकती है, किससे होकर यांत्रिक तरंग गमन कर सकती है? सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। यांत्रिक तरंग केवल माध्यम में वो गुजरते हैं, निर्वात में नहीं। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? तो गैर दीप्त वस्तुएं, जैसे हो गया ग्रह सब जो है ना, ये सब क्या होगा? गैर दीप्त वस्तुएं। लेकिन तारा सब क्या होगा? दीप्त क्या होगा? तारा होगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होता है कहाँ पे? हम लोग जो है ना मानव निर्मित उपग्रह कहाँ पे इसको स्थापित करते हैं? तो बाह्य वायुमंडल में। तो क्षोभ मंडल में आंधी तूफान ये सब आता है, आंधी तूफान। संताप मंडल में हवाई जहाज के लिए सुगम अवस्था माना जाता है। मध्य मंडल या आयन मंडल ये सब में रेडियो वेव सब इसमें रहता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और पार्श्विक उल्टा बनता है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा हितोपदेश। जनमत का पर्यायवाची बताए। जनमत का पर्यायवाची क्या होगा? जन विचार। फिर कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का समानार्थी है झाड़ी। अब स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोर आगत, स्वागत। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिए, जिससे और अच्छा वीडियो मैं बनाता रहूँगा।